बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर हलचल है। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जिसका सबको इंतज़ार था, पाकिस्तान की रियासती इदारों को, हुकूमत को, अपोजिशन को, सियासी जमातों को, मीडिया को और पाकिस्तान के अवाम को, बिलाखिर वो फैसला आ गया है। और उस फैसले के आने के फ़ौरन बाद शहर इक़्तिदार में एक हलचल नज़र आ रही है। कुछ खुफिया मुलाकातें चल रही हैं शहर इक़्तिदार के बामुदर। कुछ कहानियां सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि किस किस्म की मुलाकातें हो रही हैं। सर जोड़ कर बैठे हैं हुकूमती लीगल ईगल्स भी। और इब्तदाई तौर पर दो बड़ी डेवलपमेंट्स अब तक सामने आ चुकी हैं। एक है वो मौक़िफ़ जो हुकूमत वक्त ने सामने रखा है अपने वज़ीर कानून के ज़रिए, और फिर ज़राए से एक मौक़िफ़ रखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और दोनों में एक कन्फ्रंटेशन, एक मज़ाहमत नज़र आ रही है। तो फिर कुल मिलाकर बात यह है कि 96 घंटे बहुत अहम हैं, और इन 96 घंटों में यह फैसला होना है कि इस मुल्क में जो आइन है, जो रिटन ज़ाब्ता है, ये जो कुछ लोग समझते हैं कि रद्दी का एक टुकड़ा है जिसको डस्टबिन में फेंका जा सकता है, और फिर कुछ लोग समझते हैं कि वो मुकद्दम है, पाकिस्तान को उसी आइन के तहत चलाना है। तो इन 96 घंटों में जो मराहिल तय होंगे, उनकी बुनियाद के ऊपर यह फैसला होना है कि इस मुल्क में जो मौजूदा आइन है, जो रिटन फॉर्म में मौजूद है, इसी के तहत इस मुल्क ने, इस निज़ाम ने चलना है। तो गोया निज़ाम चलाने, निज़ाम बचाने या फिर ये सब कुछ उठाकर बाहर फेंकने का मरहला जो है वो आन पहुंचा है। मैं आपके सामने ये दोनों डेवलपमेंट्स रखूंगा, फिर बशारत राजा साहब से पूछेंगे कि जो तफसीली फ़ैसला आया है, क्या इन 70 सफ़ात में कहीं कोई गुंजाइश हुकूमत के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की निकलती है या नहीं निकलती, कितने दिन उसके लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास हैं, और क्या उन दिनों के दरमियान कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, क्योंकि ये फुल कोर्ट का फैसला है। दोनों मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बशारत राजा साहब से बात करेंगे। एक तो है जनाब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और ये मैं आपको बता दूँ कि इन तमाम ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनके बैक एंड के ऊपर वो मुलाकातें हैं जो मीडिया के पर्दे से, मीडिया की स्क्रीन से दूर हैं। क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें सर जोड़कर बैठे हैं। इस वक्त जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार में रात का वक्त है, लेकिन बहुत सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर ऐसे हैं जिनकी रातों की नींद इस वक्त उड़ी हुई है। इसका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है, बारीक बीनी से इसका मुताला और मुशाहिदा किया जा रहा है बहुत सारी जगहों पर, और फिर इसके नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आनी है। वज़ीर कानून जो कहते हैं उसको ज़रा समझ लें, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर राजा साहब से पूछेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द अमल में कहा है कि फ़ैसला आने के बावजूद कानूनी सवाल मौजूद है। जो मामला है उसने कानून, मुल्की कानून के मुताबिक तय होना है, और पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। अब यानी कि कन्फ्रंटेशन का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। वो ये समझते हैं कि जो कानून उन्होंने 12 जुलाई का फैसला आने के बाद पास किया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, और उसका माजी से 2017 से इतलाक किया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन्वोक किया, वज़ीर कानून ये समझते हैं कि वो बालातर है, और सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो नल एंड वॉइड हो जाता है उस कानून साजी के तहत जो कि सिंपल मेजॉरिटी से उस हुकूमत वक्त ने की है, जिसके अपनी साख के ऊपर फॉर्म 45-47 को लेकर बड़ा सवालिया निशान मौजूद है कि ये लेजिटिमेट मेंबर्स हैं इस असम्बली के, या फिर इलेजिटिमेट तरीके से कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उन्होंने, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून साजी पार्लिमान का हक है, अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है, आज़ाद उम्मीदवार ने 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। अच्छा, ये वो तमाम चीज़ें जिनको एड्रेस कर लिया गया है इस तफसीली जजमेंट में, और वो जो कानून साजी है उसका मामला भी उसमें निमटाया गया है। फिर आगे आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि किसने मुकदमा किया, क्या इस्तदा है, उसको देखा जाता है, लेकिन वो पार्टी फरीक नहीं थी, ना वो पार्टी इलेक्शन कमीशन गई, वो पार्टी पेशावर हाई कोर्ट भी नहीं गई थी। ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़म नज़ीर तारड़ ने। फिर उन्होंने कहा कि फैसले पर सवालात खड़े हुए हैं। जिन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा उनके बारे में भी सख्ती से लिखा गया है। हमें यही बताया गया है कि अदालत में सब जज बराबर हैं, ये कोई फोर्स नहीं है, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है, ये अदालत है। और मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस है कि फ़ैसले में कुछ ज़्यादा सख्त लिखा गया है, या और फिर
उसके बाद उन्होंने कहा कि तफसीली फैसला आने के बावजूद कानूनी सवाल मौजूद है, जो मामला है उसने मुल्की कानून के मुताबिक तय होना है। मौजूदा कवानीन के मुताबिक ये सीटें कैसे एलोकेट होनी है इसका जवाब फैसले में नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट गया, वहाँ 5 जज साहिबान ने फैसला दिया। कभी MNAs का ये केस नहीं रहा कि वो PTI से हैं। उन्होंने अपने हल्फनामे दिए कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं। समात में 2 ही पॉइंट्स थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल सकती हैं या नहीं। आइन की तशरीह इस तरह नहीं होनी चाहिए कि इसकी हैयत ही बदल जाए। फिर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जायज़ा लिया था। फुल कोर्ट ने कहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले में पार्लिमान का इस्तेहकाक तस्लीम किया। फुल कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि इसमें कोई तरमीम या इजाफा नहीं हो सकता। कानून में तरमीम या इजाफा करना पार्लिमान का इख्तियार है। पार्लिमान ना हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये कहा गया है कि जो केस पहले दायर हो वो पहले लगना चाहिए। फिर जो है वो एक तो ये सारा मामला हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इजलास चल रहे थे, और हैरान कुन बात है बशारत राजा साहब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं बल्कि उस फैसले से जान छुड़ाने के लिए इजलास के ऊपर इजलास होते हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ आया इसके फ़ौरन बाद, और ये मौक़िफ़ जो है वो ज़राए से जारी किया जाता है। ना सिकंदर सुल्तान राजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनका मीडिया का पूरा सिस्टम मौजूद है ना। हाँ, उसके बावजूद ना उनके डायरेक्टर लीगल कोई करते हैं ना कोई और करता है। ये ज़राए कौन से क्या ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए ये कहते हैं कि अदालती फैसले ने मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया, अब हम किस कानून के तहत काम करें। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया और फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इलेक्शन रूल 94 को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मौसर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। तो फिर अब हमें बता दिया जाए कि इलेक्शन एक्ट जो है उसको तो गैर फाल बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे। तो अब मुझे ये बताएं कि जो तारड़ साहब ने बात की, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने अमल दरामद नहीं करना। गुंजाइश कितनी मौजूद है इस फैसले में? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। तारड़ साहब ने जो बातें की ना, जो आपने वो पढ़ रहे थे उनका, एक तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। फिर उन्होंने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया था उसमें MNA का ये नहीं कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसका जवाब भी जो 70 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला है ना, इसका जवाब उसके अंदर मौजूद है। 71 दिनों के बाद 70 सफ़ात का, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो फैसला आएगा। शाह साहब देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट बिल पास करती है जी, वो कहती है कि हम सुप्रीम है, हम एक आइन बनाते हैं जी कि लोगों को सुबह उठाकर आप कत्ल करना शुरू कर दें। तो क्या वो सुप्रीम उसको सुप्रीम मानते हुए हम कहेंगे कि पार्लियामेंट ने दुरुस्त फैसला दिया है, ये ठीक आइन बनाया है, उन्होंने ठीक कानून। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है ना कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसकी तशरीह करना। तो उन्होंने तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, जो पार्लियामेंट ने आइन बनाया, जो कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी उसकी। वो 187 क्या है? 187 तो शाह साहब यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार है, मुकम्मल जस्टिस का, कंप्लीट जस्टिस का, इंसाफ देने का, वो अख्तियार पूरा है उनके पास। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में ये तारड़ साहब जो शरीफ आदमी है ना मेरी तरह, ये कहते हैं कि वो MNA वो उन्होंने नहीं कहा जी क्या पाकिस्तान, फैसले में लिखा गया कि जिस दिन इन लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों ने हल्फ उठाया था उसी दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। सही, ये पैराग्राफ नंबर 60 में लिखा हुआ है फैसले के। अब उसको देखकर पढ़ सकते हो उस फैसले को। मैं अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आए तारड़ साहब को मेरी तरह, तो कल वो उर्दू में फैसला अपलोड हो जाएगा, वो भी तारड़ साहब पढ़ लेके समझ जाएंगे। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि उसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात की तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं मानेंगे। परसों आप यहाँ पढ़ रहे थे आइन का आर्टिकल 189 और 189 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जुडिशल और एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के पाबंद है। सर शाह साहब, ये फैसला कोई जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस नईम अख्तर अफगान या जस्टिस
कोई और उनके मसरत अली 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं है, ये 8 रुकनी बेंच का फैसला 11 जजेस ने फैसला दिया हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये फुल कोर्ट का फैसला, ये फुल कोर्ट का फैसला है। 8 जजेस का फैसला, अगर आप इसको आज नहीं मानेंगे, कोर्ट का फैसला कहलाएगा। अगर आप इसको आज नहीं तस्लीम करेंगे, नहीं मानेंगे, कल फिर ये फैसला देंगे, परसों फिर ये फैसला देंगे, तो आप क्या करेंगे, कहाँ आप जाएंगे? ये 8 जजेस का फैसला है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, अक्सरियत मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार ये पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ, ये जस्टिस, इस फैसले के आथर जज जस्टिस मंसूर शाह किसी भी चीज़ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, बरसूरत फैसले। ये जो कह रहे हैं वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कि समाअत में 2 ही पॉइंट्स थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल सकती हैं या नहीं। अच्छा, एक दिलचस्प बात, क्या फैसले में ये मामला एड्रेस नहीं हुआ? एक दिलचस्प और बात है, जस्टिस यहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस यहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने, जस्टिस यहिया अफरीदी की एक जो हमेशा से, मैं जब से सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ ना, वो हमेशा से 1.5 इंच की एक मस्जिद तैयार करते हैं ना हर केस में, वो ऐसा ही करते हैं। वो मिलिट्री कोर्ट्स में देखें, जिस सिविल का बाकी मामलात में देखें, वो 6 जजेस ख़त वाले मामले में देखें, वहाँ से भी उसमें इख्तिलाफी नोट में भी उन्होंने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है मुस्तरद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी थी, ये मखसूस नशिस्तें उसको जाती है। सही, मतलब उन्होंने इख्तिलाफ किया ना, अगर बैंगन का निशान वाला जीता तो वो कैसे जीता? तहरीक इंसाफ के वोट लेके जीता। ये इस फैसले में ये लिखा गया कि हम इस नतीजे पर पूरे पहुंचे कि आज़ाद उम्मीदवार जो इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए, इनके पीछे कौन था? इनके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। एक और बात जो इस फैसले से डेवलप हुई वो ये हुई कि किसी भी सियासी पार्टी से अगर इंतखाबी सिंबल छिन जाए ना, तो वो पार्टी ख़त्म नहीं होती, उसके राइट्स रहते हैं। वो चाहे पार्टी खत्म करने का एक ही तरीका है, वो आईने पाकिस्तान में दर्ज है आर्टिकल 17 में कि सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा जाएगा वफाकी काबीना, जिसमें साबित किया जाएगा कि ये मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ है या दहशतगर्द है, और उस रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। और यही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन से अपने इंट्रो में कहा जी कि इजलास पे दर पे इजलास पर इजलास। कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जब तो उस वक्त इनका इजलास चल रहा था, और ये कह रहे थे कि हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे, मज़ीद मशावरत के लिए हम आइनी और कानूनी माहिरीन को बुलाएंगे, उनसे मशवरा करेंगे। फिर साथ ही ये कहा गया कि हमारे पास अभी नतीजा नहीं फैसला नहीं पहुंचा। जब फैसला उनके पास पहुंचा तो फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे तो वो आइन का वो आर्टिकल जो 94 है, 94 आपको वो जो मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट के हवाले से है ना, वो किस तरह दी जाती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो सरे से कालादम करार दिया ना। ये बात दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कंडक्ट पर जिस तरह सवाल उठाए गए ना शाह साहब, मैं कोई ब्रिटेन की मिसाल एग्जांपल नहीं दूंगा, आप फॉरेन अफेयर्स भी करते रहे, आप तारीख मुझसे बहुत अच्छी जानते हैं, बेहतर जानते हैं। अब ब्रिटेन तो बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बरतानिया अमेरिका भी बहुत पुरानी है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करता हूँ। अपने एक ही दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान बने ना, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठाए गए, इस तरह अगर हिंदुस्तान के उस पर उठाए जाते तो वो तो जो उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो हाथ बंद कर घर चले जाता और कहता कि मेरी साख मजरू हुई है, मुझ पर सवालात उठाए गए, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातें होंगी। अब मुझे ये बताएं कि हुकूमत, एक बात तो तय हो गई कि जो इनिशियल मुलाकातें हुई हैं, चुप चुपीते जो बातें हुई हैं, और बहुत सारे लोग मैंने देखा जो वकला मुख्तलिफ स्क्रीन पर मौजूद थे। मेरे पास हाफिज़ एहसान खोखर साहब थे। खोखर साहब जो हैं वो आपको पता है कि जो मौक़िफ़ लेते हैं पाकिस्तान के इदारों का बड़ा करीब तर उनकी जो है वो राय होती है, तो उसमें भी एक मज़ाहमत वो करीब तर जो उनकी राय होती है। जिस तरह हमारे कुछ आपके दोस्त हैं, मेरे भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे नहीं मैं हाफिज़ साहब की बात करता हूँ, उनको उसके साथ मैं जोड़ता हूँ। 3 दिन पहले वो कह रहे थे कि DGISI जो है वो काम कर रहे हैं, कोई नया नहीं आएगा, वो कंटिन्यूटी करेंगे। तो फिर आज क्या हुआ? कल वो तब्दील हो गया। अब मुझे ये बताएं, तो हाफिज साहब का भी मौक़िफ़ इसी तरह है ना? नहीं, हाफिज साहब ने जो बात की है ना, देखें जो 2-4 बातें हुई हैं उससे एक बात तो तय हो गई कि हुकूमत के पास इस फैसले को एजिटेट करने का फोरम भी सुप्रीम कोर्ट ही है जी। वो यही फुल कोर्ट है और यही जजेस हैं
तो अब मुझे ये बताएं कि जिन 8 जजेस ने अब से चंद घंटे पहले जो है ये फैसला जारी किया, इस फैसले से वो रिव्यू में, नजर सानी में क्या पीछे हट सकते हैं? कौन? रिव्यू में नहीं यही 8 जजेस नहीं हट सकते। 15 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम है, 8 जजेस कैसे पीछे हटेंगे? ये नामुमकिन है। मजहर आलम या खेल एक दफ़ा हाँ वो रिव्यू में पीछे हटे थे। वो किसी आपकी दूसरी वीडियो में शायद हम बात करेंगे। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज हक के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ था, तो उस वक्त ये इन दिनों में बहुत कोशिश की गई थी, ये जो 8 जजेस थे ना, इनके ऊपर एडी चोटी का जोर लगा, एडी चोटी का, और ये जो अभी दिन गुजरे हैं, और बिलखुसूस कराची के जो जज हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली और ये पीछे नहीं हटे। वो उनको दराक हो चुका है कि काजी साहब नहीं रहेंगे, किसी सूरत नहीं रहेंगे, तो फिर वो आने वाले चीफ जस्टिस जो 3 साल रहेगा उसके साथ क्यों बिगाड़े वो? अच्छा, हाँ, ये तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो उस से पीछे हटे। रिव्यू में जाते हैं, शौक से जाए, उनका राइट है, और यही फैसला आएगा। बल्कि पहले 11-2 से आया था, मुमकिन है अब 13 का पूरा आ जाए। सही। 13 तो से वो मरहला आ गया, क्योंकि हमने आगे 2 और इंतहाई अहम मामलात हैं जिनको डिस्कस करना है, तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मरहला वो है जहाँ पर फिंगर्स क्रॉस्ड होती हैं, जहाँ पर आप बैठ कर, दम साध कर, सांस रोक कर जो है वो देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। शाह साहब, वो ये एक वक्त बात, है। ये ब्लूम साहब गए थे रायमंड, कौन गए थे? अमेरिकन सफीर, क्या नाम है? ब्लूम, हाँ, डेविड ब्लूम। डेविड ब्लूम। ये कल क्यों गया था? डोनाल्ड ब्लूम क्यों गया था कल? आप बताएंगे क्यों गया था? नहीं, ये तो आप फॉरेन ऑफिस की आपकी बीट है ना, आपको तो खबर पता होती है ना। ये आजकल जो है वो एक डिप्लोमेसी जो है, एक डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहा है, और मैं वही बता रहा हूँ कि ये सारा मामला इससे रिलेटेड है। और वो फैसला जो है अब, यानी वक्त देखे ना, इस मुल्क में आइन ने बचना है, नहीं बचना, निज़ाम ने चलना है तो कैसे चलना है, ऐसे चलना है जैसे चल रहा है, तो ऐसे आपको पता है कि नहीं चल रहा। तो वो डिसाइसिव मोमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं इन 96 घंटों में। आपने भी नज़र रखनी है, देखते रहें, और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अगली इसके बाद जो 2 वीडियोज़ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो ख़त जिसका मैं तज़किरा एक वीडियो में कर चुका हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ख़त है काजी फाइज़ ईसा साहब के मुतल्लिक, और उनके जो जिस तरीके से वो काम करते हुए उसे नज़र आ रहे हैं, 1 मैन शो चलाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भेजा। लेकिन अब उसमें एक मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है उसके हवाले से। और अगर चीफ जस्टिस प्रिवेल करते हैं फ्यूचर चीफ जस्टिस के तौर पर मंसूर अली शाह, तो फिर कौन से जजेस को ख़तरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।